हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर जो कि आपकी पहली यूनिट है उसका पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका लेक्चर लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने दो वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं, एक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट और एक है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। जब तक आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं सीखते हो तो जो कंपाउंड हैं उनके जो नाम आएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखो। और अब जो पहला लेक्चर है बेसिकली जो सीरियल वाइज जो पहला लेक्चर है वो यही है जो कि आज पहला लेक्चर है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है और मैं मार्कर से लिख रही हूँ यहाँ पे, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से ट्राई कर रही हूँ। तो मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, ज़्यादा अच्छी क्या अच्छी ही नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जिसमें हम डील करते हैं केमिकल से। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं फॉर यू। ऐसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन 3 ब्रांचेस हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसके लिए अर्लियर टाइम में बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, और जो 2 मेन थ्योरीज हैं जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। फर्स्ट वन इज वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये है हमारी पहली थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसको जो दिया था बर्जेलियस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1815 में। किसने दिया था, बर्जेलियस ने। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना। ZELIUS, बर्जेलियस ने इन 1815 में दिया था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे देख लेना। और इसे कहा जाता है मिस्टीरियस इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। अब मैं बताती हूँ कि मिस्टीरियस इफ़ेक्ट क्यों कहा जाता है। कि इन्होंने बोला था कि लेबोरेटरी में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना या मॉलिक्यूल को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर एनी कंपाउंड इन लेबोरेटरी। कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने क्या करा था, बर्जेलियस ने, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही थी कि जो एक मिस्टीरियस फोर्स है विच आर एग्जिस्टिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ये एक मिस्टीरियस फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बर्जेलियस ने 1815 में सिंथेसाइज करा था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने क्या बोला था कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाना किसी भी लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने क्या करा था, एक कंपाउंड बनाया था लेबोरेटरी में। इन्होंने यूरिया की फॉर्मेशन करी थी 1815 में। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटाशियम साइनेट, और उस पोटाशियम साइनेट से इनके पास बना था अमोनियम साइनेट, और उस अमोनियम साइनेट को इन्होंने फर्दर ट्रीट करा तो इनके पास बन गया यूरिया। तो सबसे पहले अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटाशियम साइनेट 2KCNO, इसको ट्रीट करा इन्होंने। इसमें कुछ रिएक्शन कंडीशंस रही होंगी, लेकिन दिस रिएक्शन कंडीशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो मैंने सिंपल सी रिएक्शन लाई है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। तो हमारे पास बना है अमोनियम NH4
साइनेट, ये क्या है अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4 प्लस पोटाशियम सल्फेट। अब क्या करा है, फर्दर इस अमोनियम साइनेट को लिया है इन्होंने 2NH4CNO को फर्दर जब ट्रीट कराया तो हमारे पास बना है यूरिया एक कंपाउंड NH2CO NH2 यूरिया इन 1815 में। इन्होंने क्या करा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज करी है। तो इन्होंने बोला है कि लेबोरेटरी में किसी भी मॉलिक्यूल को बनाना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इन्होंने क्या करा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। और आई होप इसको लिख लीजिए। अब जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, जो आजकल चल रही है, केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, बहुत कुछ हुआ है। और जो आजकल जो थ्योरी चल रही है, आजकल जो डेफिनेशन चल रही है केमिस्ट्री की, दैट इज़ कि what is organic chemistry? Modern definition of organic chemistry is कि organic chemistry is defined as the chemistry of compound which contains carbon as a essential element. Carbon as a essential element है। आजकल क्या है, आजकल की जो डेफिनेशन चली हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। कार्बन को एक एसेंशियल एलिमेंट माना गया है और कार्बन पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो कार्बन के बारे में ही क्यों स्टडी करते हैं, कार्बन एक बहुत बड़ी हमारे पास ब्रांच है क्योंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और इसी से मिलकर एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लोगों के लिए सिर्फ बेसिक सा है। सबसे पहले कार्बन जो है हमारे पास क्या होता है, टेट्रावैलेंट, टेट्रा VALENT, टेट्रावैलेंट। और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर दैट इज 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4। मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, हाइब्रिडाइजेशन आती है। अगर आपको नहीं आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको करनी है तो मैं आपको एक बेसिक सा लेक्चर उसका बना के दे दूँगी। बट मैं अभी होप कर रही हूँ कि आपने +2 में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो इसमें 1s में 2s और 2p4, इसकी जो बैलेंसी है कार्बन की कितनी है, 4। कार्बन की जो बैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कैसे बैलेंसी पूरी करते हैं और कैसे नेमिंग करते हैं। मैंने वो बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। आई होप आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग एक बार फिर से पूछ लेना। तो चलो फिल करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये क्या है हमारे पास, 1s 2s और 2px 2py 2pz। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 2, 1 and 2। ये तो पता है ना, स्पिन का अपोजिट एंड, ठीक है। और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 1 and 2। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2p2 नहीं, यहाँ पे 2p4 नहीं होना था, यहाँ पे 2p2 होना था यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे 2p4 होता तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमारे पास बढ़ गई है। 2 और 2 4 और 2 6 है एटॉमिक नंबर ना इसका। और ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 और 2 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके। तो अब हमने p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2, 1 और 2। क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं,
क्या जैसे मैंने यहाँ पे करा, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ? क्या ये ठीक है? क्या लगता है आप लोगों को, ये ठीक है? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबाहु प्रिंसिपल ये करना गलत है। इस अबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है, पहले एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर दूसरे में, पहले सिंगली ऑक्युपाइड फिल होंगे। ये कि इसमें डबल क्यों करे गए हैं, क्योंकि ये 1s एक अलग सब शेल है, ये एक अलग है, लेकिन ये p का 2p है, 2p2, तो p की 3 एक्सिस होती हैं, तो ये तीन उसके सब शेल हैं और इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा। और अब देखो हमारे पास खाली क्या रह गया, 2pz। अब ये 2pz कब भर सकता है? जब ये 2s जो है, 1s तो इसको डोनेट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत दूर है। शिल्डिंग इफेक्ट आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 1s 2s 2p, ये तो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसके तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने अपने पास ले ही रखे हुए हैं, इसके तो डोनेशन के लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो ऑप्शन ये है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक दे सकता है, लेकिन कब देगा? ये ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। जब हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके दिख रहा है, तो ये 2s और ये 1s में तो वही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, हमने क्या करवाई है, एक्साइटेशन करवाई है। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है और यहाँ चला गया है, ये और ये। अब बैलेंसी लेकिन फिर भी क्या है, 4। तो कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है और इसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको कार्बन के बारे में बताई हैं और जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताया गया है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले बेसिकली हम ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर लिखते थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोजन, इसको पूरा फिल करना है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, और ये जो एंगल होता है 109 डिग्री का होता है, तो ये है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। कैसे, अगर आप लोगों को नहीं आती है तो मैं इसी कार्बन मॉलिक्यूल पे बता देती हूँ, अगर नहीं आती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ये भी बता दूँगी। ये जो बॉन्ड लगे होते हैं, हम ये बॉन्ड गिनते हैं, s p p p, कितने p हैं, 3, और s कितना है, 1, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और इसको पहले नोट कर लो। ओके, आपने ये नोट कर लिया। तो यही सब था कार्बन के बारे में, और यही मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो कार्बन की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको कार्बन के बारे में बताई हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल इफ़ेक्ट्स। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स सबसे पहला है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल INT। तो आप लोग क्या समझते हैं इस डाइपोल इंटरेक्शन से? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए हमारे पास क्या लेते हैं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, क्या है, 1, और फ्लोरीन 9, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर से कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की
ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो फ्लोरीन की तरफ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। तो क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज जनरेट हुए हैं, तो कितने चार्ज जनरेट हुए हैं, एक ही HF पे 2, तो क्या है हमारे पास पोल। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं हम, पोल। और चार्जेस कितने हुए हैं, 2, तो डाईपोल। इसी चीज़ को नाम दे दिया गया है डाईपोल। अब डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्या है, तो हमारे पास ये था हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, है ना, और एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अब इस फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, अब जो इंटरेक्शन होगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों डाईपोल है, ये दोनों डाईपोल क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन होगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक डाईपोल है, ये एक डाईपोल है, और इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन होगी उसको ही बोला जाएगा डाईपोल इंटरेक्शन। तो ये होता है डाईपोल इंटरेक्शन। और अब देखते हैं सेकंड है वंडर वॉल इंटरेक्शंस। तो वंडर वॉल इंटरेक्शन के लिए मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह नोट्स में दे दूंगी, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन के, हाँ नहीं कुछ भी मान लीजिए, पहले मान लीजिए 1 2 3 सॉरी, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मॉलिक्यूल है इसके पास, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, एंड इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल है, अब जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इंटरेक्शन ऐसी होगी, क्योंकि ये इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, जैसे पीछे करवाया था डाईपोल इंटरेक्शन, उसकी तरह नहीं कि फ्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन होगी, बराबर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांट देंगे। तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अब ये करते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने क्या करा है, ये इनके जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने इसको एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया है। इन्होंने क्या करा है, एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया है। तो ये ऐसे हुआ है, ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। तो ये किसकी वजह से, यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कोवलेंट बॉन्ड की क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक साथ 10 ऑक्सीजन या फिर यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना, डबल बॉन्ड बन रहा है, या एक साथ में 10, इनको जोड़ने वाली फोर्स को ही डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक साथ 10 ऑक्सीजन एटम को जोड़ दूँ, अगर जैसे कि ये है मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इनके बीच में आप मुझे बताओगे कि कौन सी इंटरेक्शन हो रही है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ये मॉलिक्यूल है आप लोगों, हाँ ओके, आप लोग देखिए ध्यान से, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है इन लोगों को जो जोड़ने वाली फोर्स है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर यहाँ पे शो हो रहा था। तो इन लोगों को जो जोड़ने वाली फोर्स थी वो क्या थी, डबल कोवलेंट बॉन्ड का करैक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो ऑक्सीजन एटम नहीं लगे हुए, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं। तो इन लोगों को जो जोड़ने वाली फोर्स होगी वो होगी हमारे पास वंडरवॉल फोर्स। अगर इफ़ यू वांट टू राइट डेफिनेशन ऑफ दिस तो आप लोग नोट कर सकते हो वंडरवॉल। बेसिकली मैंने यही बताया कि जॉइन मॉलिक्यूल्स को टुगेदर, वंडरवॉल फोर्सेस क्या करती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करवाती हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, बाकी तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगी मैं। दीज आर वेरी वीक फोर्सेस, लेकिन जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में नहीं लगती हैं वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस सिर्फ नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में ही लगती हैं। दे मे बी डिफाइंड एज वेरी वीक फोर्स for attraction between non-polar molecule which arises between the movement of electron in atom and molecules। ये जो forces हैं बहुत weak forces मानी जाती हैं non-polar molecules के बीच की। तो ये थी हमारी वंडरवॉल फोर्सेस। एंड लास्ट रहता है टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आपने हर जगह सुना होगा या फिर आप आगे आके सुनोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस मॉलिक्यूल में, तो ये स्टेबल है मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपको नोट्स में बता दूंगी, भेज दूंगी, लेकिन आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ही ले लेते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू भी मैं लिख के आई हूँ। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू है ये है हाइड्रोजन, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये क्या है फ्लोरीन। इन्होंने क्या करा था, जो फ्लोरीन था वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये गोला जो लगाया है ये है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये है फ्लोरीन का। तो अब ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है हमारे पास ये इलेक्ट्रो VI इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। जब टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और ये इंक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना सा तो पता ही होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास वो है 4.0 और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो इनके बीच का जो डिफरेंस निकलेगा 4.0 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 1.9 के आसपास निकलेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है बहुत कम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो अब क्या करेगा ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, अब फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया है अपनी तरफ, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब जो ये बॉन्डिंग होगी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग होगी, ये वाली जो बॉन्डिंग हो रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसको ही बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये,
ये क्या है, 2 हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि क्या कर रहा है फ्लोरीन यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है और आसानी से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। क्योंकि फ्लोरीन ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे पहले फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9 और इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, जो नोबल एलिमेंट्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसको क्या, हर एक मॉलिक्यूल क्या चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। हम लोग भी किस लिए पढ़ रहे हैं कि लाइफ में स्टेबल हो जाएं, कि अच्छे से पैसा आ जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो, तो हम लोग भी स्टेबल होने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्लोरीन भी क्या करता है, स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। ओके, तो आई थिंक इतना ही था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसकी जो है हमारे पास कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मान लो ले लेती हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है वो बहुत कम है और हीलियम एक हमारे पास क्या है, नोबल गैस का एलिमेंट है। तो ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्यों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो मेन एलिमेंट हैं वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास NOF। इन 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू दीज 2। और इसमें जो है स्मॉल साइज़ भी होना चाहिए एटम का, तो फ्लोरीन का साइज़ जो है स्मॉल ही होता है, हाइड्रोजन से नहीं होता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का डाउन टू अप टू बॉटम क्या होता है, साइज़ जो है साइज इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरीन का साइज़ क्या है, सबसे छोटा है। तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इसीलिए क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, साइज़ छोटा होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन है साइज़ छोटा, यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, बाकी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाईली कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने बताया हीलियम उसको नहीं ले सकते हो या लिथियम उसको नहीं ले सकते हो, क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत मतलब पास में है। ऐसे समझो कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। और दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए इसका। ओके, और आई थिंक यही थी। और जो मैंने आपको बताए थे फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, FNO या NOF, कुछ भी आप ये ट्रिक याद कर सकते हो कि ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये तीनों एलिमेंट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्टेबल बॉन्डिंग होती है। इसका जो ऑर्डर है, अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ, जितने भी आपको मैंने फिजिकल इफेक्ट आपको पढ़ाए हैं, तो जो H बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग, उसके बाद आती है हमारे पास वंडरवॉल, सॉरी यहाँ पे डाइपोल आएगा, शायद नहीं, कंफर्म है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं कल बता दूंगी। डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल और उसके बाद वंडरवॉल। वंडरवॉल जो है सबसे वीक फोर्सेस मानी जाती है, वीक फोर्सेस।
और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट बचा होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे से पूछ लेना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, बाकी मैं इसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। इसका मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूँगी, बाकी होता ऐसे ही है लेकिन कुछ आगे पीछे हुआ तो कल मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।